बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम टीचर नहीं बनते हैं। गॉड ऑलवेज चूजेस यू टू बी अ टीचर। इफ द गॉड वांट्स यू टू टीच समवन, देन यू आर द टीचर, अदरवाइज यू आर नो वन टू चूज दिस प्रोफेशन। टीचर की स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्टेशन होती है और एक स्टूडेंट की टीचर से क्या एक्सपेक्टेशन रहती है? एज बीइंग अ टीचर हम हर पर्सपेक्टिव को लेकर चलते हैं। वी आर नॉट लाइक दिस थिंग इन द माइंड ना, हमारे ये नहीं होना चाहिए कि हमेशा हम सिर्फ मनी को फर्स्ट टारगेट करें एंड देन ओवर द टीचिंग। नो, टीचिंग इज समथिंग व्हिच इज अबव एवरीथिंग। तो उस कंडीशन में क्या है कि टीचर का जो है वो रोल है एक राइट नॉलेज राइटेस्ट वे में, एक एफिशिएंट वे में जो है वो स्टूडेंट तक पहुंचाना और उसकी लाइफ को इम्प्रूव करना। एग्जाम्पल है, साइंस स्ट्रीम के बच्चों ने जो भी किया, वो एडमिनिस्ट्रेशन में आए, एडमिनिस्ट्रेटर्स ने उनको कंट्रोल किया, कम पढ़े लिखे नेता थे उन्होंने उनको कंट्रोल किया, है ना। तो हमारी हायरार्की ऐसी है इंडिया के अंदर कि जो लेस एजुकेटेड है वो टॉप पोजीशन पे बैठा है, जो ज्यादा एजुकेटेड है वो नीचे बैठा हुआ है। हमारे आज के इस एपिसोड में ना वी आर ब्रिंगिंग यू ए टीचर who is sharing a teacher's perspective on our education system. So trust me, this is the conversation you really need to hear. Whether you are a parent, teacher, student, educator or anyone who cares for the education, this episode is for you. आगे बढ़ने से पहले ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं और भी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज़ को अपने यूट्यूब चैनल पर इनवाइट कर सकूँ अपने पॉडकास्ट में और बेहतरीन वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आ सकूँ. Now enjoy the show. Prashant, welcome on this podcast. Thank you very much for making your time for this podcast. I know बहुत सारे लोग आपको पहले से ही जानते हैं, but for my audience and people who might not know you, please introduce yourself. Thanks for welcoming me on your podcast, Vikrant sir. Myself Prashant, and I am a PGT biology. I'm taking the sciences as a subject. I teaches science to the 9th and 10th and biology to the 11th and 12th standards. My hobbies are learning the new languages as well. So I am also a B2 certified Spanish trainer as well. This is something about me, and professionally I'm a teacher, full-time teacher. Okay, great. Prashant, what made you choose teaching as a profession? Actually, since very starting or since very beginning, it's I likes to explain the things to the persons, or somehow I always like this thing to solve the troubles through which the students are going on. हमेशा से वो चीज़ रही है कि एज बीइंग ए स्टूडेंट अगर मैं सोचूं ड्यूरिंग माय टाइम, टीचिंग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, रिसोर्सेज थोड़े लिमिटेड थे, टीचर होते थे, बुक्स होते थे, कहीं ना कहीं वो एक एडवांटेज भी था कि हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस कम थी, बट कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन जो था वो उस लेवल पर मिसिंग था। तो मुझे ऐसा लगता है कि न्यू जनरेशन को कनेक्ट करने के लिए न्यू टाइप ऑफ टीचर्स रिक्वायर्ड है। तो स्प्रेडिंग ऑफ नॉलेज हो गया, थोड़ा सा एक्सट्रोवर्टेड बिहेवियर हो गया, और बच्चों को डाउट सॉल्विंग एक एटीट्यूड प्रोवाइड करने के लिए मुझे लगता है कि मैं शायद टीचिंग में आया हूँ। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम टीचर नहीं बनते हैं। गॉड ऑलवेज चूजेस यू टू बी अ टीचर। इफ द गॉड वांट्स यू टू टीच समवन, देन यू आर द टीचर, अदरवाइज यू आर नो वन टू चूज दिस प्रोफेशन। बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने टीचिंग को चूज किया बट दे गॉट फेल्ड समहाउ, और दे जस्ट लूज देयर रियल देमसेल्व्स, कि वो अपने आप को खो चुके हैं। उनको पता ही नहीं था कि मतलब उनका रियल इमोशन क्या है, टीचिंग में रहना या नहीं। कुछ लोग आए, उन्होंने इकोनॉमिकली फाइनेंशियली टीचिंग को चूज किया, थोड़ा सा स्टेबल हुए तो वो किसी और स्किल में एंटर कर गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने उनको कभी टीचिंग के लिए सिलेक्ट किया ही नहीं था। इफ यू आर अ हार्डकोर टीचर और तुम्हें अगर एक गुरु बनाना है भगवान को, तो उन्होंने आपको बहुत ऊपर प्लेस किया हुआ है बाकी लोगों से, देन ओनली यू कैन परस्यू दिस पैशन। अदरवाइज द टीचिंग इज नॉट एन इजी जॉब एज वेल। ये बहुत थैंकलेस जॉब भी है और थैंकफुल जॉब भी है। देयर आर लॉट ऑफ इमोशंस दैट यू फील्स ऑल अक्रॉस योर लाइफ, और कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, but by keeping the positives in our mind, you have to always proceed with this. As a teacher, जैसे कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं आपके, उनके पेरेंट्स से जब आप मिलते हैं तो मतलब कैसा आपको एक्सपीरियंस रहा है? सर एक्चुअली ऐसा होता है कि लाइक वी ऑलवेज यूज्ड टू से ना कि 5 उंगली एक जैसे नहीं होती है ना। तो हर किसी का सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग है, हर किसी की साइकोलॉजी अलग है, हर किसी के लाइफ में अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस हैं। सो वी एज अ ह्यूमन इज एक्यूमुलेटिव सम ऑफ ऑल एक्सपीरियंसेस, सो इट्स नॉट ऑलवेज गुड, इट्स नॉट ऑलवेज बैड। समटाइम्स वी मेट विद सम ऑफ द पेरेंट्स व्हिच आर क्वाइट टू मच ऑफ पॉजिटिव as per their energy levels, whereas some are like stressful in their lives or being depressed as well. तो कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव,
बट आई पर्सनली प्रेफर्स टू बी पॉजिटिव। तो मैं सिर्फ पॉजिटिव्स को पिक करके अपने इस प्रोफेशन में आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि नेगेटिव्स को ज़्यादा हमें ट्रीट करना चाहिए या उस पर ज़्यादा ध्यान भी देना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा से एक एनर्जी ड्रेनिंग प्रोसेस है, तो वो आपको कभी मोटिवेट नहीं करेगा टीचिंग के लिए। सो बाय डिक्लाइनिंग द नेगेटिव्स वी शुड ऑलवेज फोकस ओवर द पॉजिटिव्स। टीचर की स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्टेशन होती है और एक स्टूडेंट की टीचर से क्या एक्सपेक्टेशन रहती है? एज बीइंग अ टीचर हम हर पर्सपेक्टिव को लेकर चलते हैं। वी आर नॉट लाइक दिस थिंग इन टू बी इन द माइंड ना, हमारे ये नहीं होना चाहिए कि हमेशा हम सिर्फ मनी को फर्स्ट टारगेट करें एंड देन ओवर द टीचिंग। नो, टीचिंग इज समथिंग विच इज अबव एवरीथिंग। तो उस कंडीशन में क्या है कि टीचर का जो है वो रोल है एक राइट नॉलेज राइटेस्ट वे में, एक एफिशिएंट वे में जो है वो स्टूडेंट तक पहुंचाना और उसकी लाइफ को इम्प्रूव करना। इट्स नॉट जस्ट मेयर पासिंग ऑफ द एग्जाम्स, it's not just passing of a certain grade, it's not just about passing the school and then colleges। बहुत सारे बच्चे हैं जो डिग्रीज लेकर घूम रहे हैं बट वो अभी भी उस कॉन्फिडेंस को गेन नहीं कर पाए हैं कि वो मार्केट में जाकर सोशली अपने आप को एडजस्ट कर पाए। या मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सोशल एडजस्टमेंट नहीं है या इंट्रोवर्ट है तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, उनके पास कुछ ना कुछ और एडिशनल स्किल होगा। बट एज बीइंग अ टीचर एक पर्सन के अंदर हमें बेस्ट क्रिएट करना और उससे बेस्ट इवॉल्व करना, ये टीचिंग है। और एक स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन भी कहीं ना कहीं शायद ये होगी कि वो ये चाहता है कि टीचर उसमें से वो निकाले जो उसके पेरेंट्स नहीं देख पाए उसके अंदर, या एक बच्चा खुद अपने अंदर लुकआउट नहीं कर पाया। इट इज समहाउ लाइक यू नो वो हनुमान जी और सुग्रीव वाली कहानी है ना, तो उन्होंने उनको उसकी शक्तियां याद दिलवाई जामवंत ने, है ना, जामवंत जी ने, उन्होंने उनकी शक्तियां दिलवाई याद, तो उनको पता लगा कि हाँ मेरे अंदर ये एबिलिटी है। तो टीचर स्टूडेंट का रिलेशन भी कुछ ऐसे ही रहता है। टीचर जो देख सकता है एक बच्चे के अंदर, मुझे नहीं लगता कि वो लाइफ में कोई और पर्सन है जो देख सकता है। साइकोलॉजिकल बिहेवियर शायद पेरेंट्स अंडरस्टैंड कर लें या उसके फिजिकल बिहेवियर्स अंडरस्टैंड कर लें, इमोशनली उसको शायद समझ लें, बट ओवरऑल एज अ ह्यूमन बीइंग उसको जो समझ पाता है। मैं उसी क्वेश्चन पे आ रहा था कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई ए स्टूडेंट हु इज स्ट्रगलिंग साइलेंटली? राइट, लाइक वी कैन टॉक अबाउट द बैक बेंचेस आल्सो, जो कि उनको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि भाई इसको कैसी गाइडेंस मिलनी चाहिए? देखिए सर, इसमें ऐसा होता है कि ना हमारे पैरामीटर्स क्या है सिलेक्शन के। अगर मैं अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करता हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट यस समहाउ 1 डिकेड मुझे हो चुका है टीचिंग में, तो मैंने ये देखा है कि कुछ लोगों का पैरामीटर ये है सिर्फ मार्क्स, कुछ लोगों का पैरामीटर है सिर्फ एग्जाम, कुछ लोगों का पैरामीटर है सिर्फ डिग्रीज। इन माई टर्म मैं ये नहीं डिक्लाइन करूँगा कि ये मैटर नहीं करता, मैं भी रिजल्ट ओरिएंटेड हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड हूँ, सर्टिफिकेट ओरिएंटेड हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है मेरे पैरामीटर्स कहीं ना कहीं स्किल बेस्ड है या बच्चे की एक्चुअल एक्चुएशन पावर पर बेस्ड है। एक बच्चा है बैक बेंचर है, हर टीचर क्लास में एंटर हुआ, यू आर द बैक बेंचर, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, दिस इज नॉट मोटिवेटिंग देम। कभी कभी आप बैक बेंचर्स की ऐसी क्रिएटिविटी देखोगे, या वो फेलियर्स हैं बट वो आज की डेट में एंटरप्रेन्योर्स उनके बैठे हुए हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन द सोसाइटी ऑल अक्रॉस द ग्लोब जिन्होंने शायद एजुकेशनली बहुत कुछ अच्छा नहीं किया होगा, बट उनके अंदर वो एक ज़ील थी, वो एक स्पार्क था कि उनको कुछ डिफरेंट करना है। एंड डिफरेंट करने का मतलब ये नहीं होता कि वो गलत है, डिफरेंट करने का मतलब है वो वैसा नहीं करना चाहते हैं जैसा आप कर रहे हैं या आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यस यस, आपको कुछ अलग करने के लिए हो सकता है सन की भी बनना पड़े, हो सकता है आपको कुछ अलग करने के लिए आपके साइकोलॉजिकल थॉट्स डिफरेंट हो। तो एज बीइंग ह्यूमन मुझे ये लगता है कि हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए इफ द थिंग्स आर गोइंग टू पॉजिटिव ईदर और इट इज गोइंग नेगेटिव एज वेल, क्योंकि हर फेस लाइफ में नेगेटिव हो ऐसा जरूरी नहीं होता। कुछ बच्चे हैं शायद आज एकेडमिकली वो स्ट्रगल कर रहे होंगे बट नियर फ्यूचर हो सकता है वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो या एक्यूमुलेशन ऑफ आइडियाज उनके पास ज़्यादा अच्छा हो। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, साइंस स्ट्रीम के बच्चों ने जो भी किया वो एडमिनिस्ट्रेशन में आए, एडमिनिस्ट्रेटर्स ने उनको कंट्रोल किया, कम पढ़े लिखे नेता थे उन्होंने उनको कंट्रोल किया, है ना। तो हमारी हायरार्की ऐसी है इंडिया के अंदर कि जो लेस एजुकेटेड है वो टॉप पोजीशन पे बैठा है, जो ज़्यादा एजुकेटेड है वो नीचे बैठा हुआ है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि माइंड का कितना पोर्शन आपका फ्री है, कितना आप अपने थॉट्स को टाइम दे पा रहे हो और कैसे उसको एक्यूमुलेट कर पा रहे हो, ये जो कैपेबिलिटी है दैट मेक्स यू सक्सेसफुल रादर देन ओनली थिंकिंग एंड नॉट प्रोसेसिंग दैट इनटू द फिजिकल गेस्चर्स ना। अब उसको फिजिकल एक्टिविटी में लाए बिना या उसको रियल लाइफ में प्रैक्टिकली लाए बिना आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई सही है या गलत है। तो एज बीइंग अ टीचर मेरे पैरामीटर्स यही रहते हैं कि बच्चे को जो भी स्किल सेट हमने डेवलप कराया वो कितना उसने रिटेन किया, उस स्किल पर बेस्ड उसने राइट एंड लेफ्ट कितनी चीज़ें जो वो सोच पा रहा है, उसकी सोच का दायरा बढ़ रहा है या नहीं। लाइक एक बड़ा कॉमन सा एक बड़ा मीम टाइप ऑफ बच्चे जो है वो क्रिएट करते हैं मैथमेटिक्स में कि सर ये मैंने एल्जेब्रा पढ़ लिया या मैंने बायनोमियल पढ़ ली, अब मैं सब्जी वाले की दुकान पर खड़ा हुआ हूँ तो ये कैसे उसमें अप्लाई होगा।
हैव यू एवर थॉट कि वो चीज़ एग्जैक्टली वहीं अप्लाई होनी है? नो। ट्रिगो अगर अप्लाई होनी है तो वो ट्राइंगल्स में ही होगी, यू कैन नॉट अप्लाई इट एवरीवेयर। दैट्स व्हाई ज्योमेट्री एक अलग ब्रांच है, मेंसुरेशन एक अलग ब्रांच है ना। तो हर चीज का एक अलग अपना एक हॉरिजन है, लेकिन अपने हॉरिजन में आप उसको कितना वास्टली एक्सप्लेन कर पा रहे हैं और रिलेट कर पा रहे हैं, दैट मैटर्स। तो एज बीइंग अ एजुकेटर मैं हमेशा देखूंगा कि बच्चा कितना वाइड स्प्रेडेड उस चीज़ों को सोच पा रहा है, अपने स्किल में कितना स्ट्रांग है, और जो उसने रिटेन किया उसका प्रपोर्शन ऑफ रिटेंशन कितना ज़्यादा है। आई डोंट वांट कि वो 80 आउट ऑफ 80 लाकर एक फेलियर स्टूडेंट बने नियर फ्यूचर, रादर देन वो एक एवरेज बच्चा हो, ताकि उसके अंदर हमेशा एक बफर रहे कि वो फ्यूचर में और बेटर कर करके उस बफर को कंप्लीट करने के चक्कर में जो वो हमेशा ऑनगोइंग प्रोसेस में रहे टुवर्ड्स द सक्सेस। सक्सेस इज नॉट अ पॉइंट, सक्सेस इज ऑल अबाउट अ जर्नी। बहुत सारे लोग हैं, a kind of progress, always progress is better than perfection. यस यस यस, परफेक्शन जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, कभी भी नहीं, किसी भी चीज में नहीं, किसी भी हॉरिजन में नहीं। बट हमें होड़ होती है कि हमें परफेक्ट बनना है। हाँ, बट हमें ये समझना चाहिए कि प्रोग्रेस हमारी होती रहनी चाहिए, हाँ, rather than कि हम परफेक्शन के पीछे भागें। बिल्कुल एग्जैक्टली। कोई एक टाइम था कि शायद हमने टीचिंग स्टार्ट करी थी तो हम एक एनसीईआरटी को, एक हेल्प बुक को, एक प्रैक्टिस पेपर को देखते थे, गो थ्रू करते थे, कंसेप्ट क्लियर थे, बट बच्चे को आज क्या डिलीवर करना है वो हमें देखना पड़ता था। 5 इयर्स गए तो धीरे धीरे हमने देखा टीचिंग का स्टांस हमारा चेंज हो गया। आज 10 साल बाद शायद ही हमें बेयरली अपने टेक्स्ट बुक के पेजेस को भी देखना पड़ता है, हमें पेज नंबर के साथ चीजें याद हैं। तो यही मैं पूछना चाह रहा था कि आज के टाइम में मतलब एजुकेशन कैसे चल रही है, और हम मतलब एज स्टूडेंट जो बच्चे तैयारी करते हैं वो मतलब हमारे टाइम में तो जैसा आपने अभी बताया है वो सब चीज़ें होती थी, बट आज के टाइम में कितना चेंज आ गया है? सर जो ओल्डर टाइमिंग्स थे उसमें ना कहीं रोट मेमोराइजेशन एक मेजर पार्ट था। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो मैं मानता हूँ रोट मेमोराइजेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है एजुकेशन सिस्टम के अंदर। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गलत था, मैं ये नहीं कहूँगा जो आज गलत है, ना वो सही था ना आज सही है। वी आर ऑलवेज इवॉल्विंग। जो उस समय की नीड थी वो उस समय के हिसाब से ठीक था। आज आप देखिए एजुकेशन सिस्टम के अंदर कॉम्पिटेंसी लेवल्स को बढ़ाया जा रहा है, सिलेबस रिड्यूस हो गया है, कॉम्पिटेंसी प्रोपोर्शन बढ़ गया है, बट स्टिल द स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग दैट मच प्रोपोर्शन ऑफ 100% जो पुराने टाइम में इजीली आ जाया करता था। मैं आपको डेड श्योर कह सकता हूँ ये चीज़ हमेशा बेट करके कि पहले के समय में हम 30 to 40 50 क्वेश्चंस सब्जेक्टिव लॉन्ग आंसर्स लर्न कर लेते थे, एग्जाम में जाते थे 5 to 7 क्वेश्चंस एग्जैक्टली आ जाते थे। ये चीज़ आने वाले टाइम में जैसे ही 100% कॉम्पिटेंसी होगा बंद हो जाएगी। अच्छा, यस, बिकॉज आपका जब तक कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है आप उसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। इसके पीछे गवर्नमेंट के शायद 2 मोटिव हैं जो मैं मानता हूँ। बोर्ड 2 चीज़ें डेवलप करना चाहता है। पहला, जो बच्चा एकेडमिक्स को लॉन्ग टर्म हॉरिजन में सोच रहा है वो उसको सीरियसली पढ़े, और जो नहीं सोच रहा है वो पहले ही आइडेंटिफाई कर ले कि मैं एकेडमिक्स के लिए नहीं बना हूँ, तो वो अपनी स्टडीज को शिफ्ट कर ले स्किल बेस्ड एजुकेशन में। उससे 2 बेनिफिट्स होंगे, जो हायर स्टडीज होंगी वो बहुत हायर लेवल पे होंगी, और जो स्किल बेस्ड होगा वो एक परफेक्ट स्किल के साथ इवॉल्व होगा। जो वो बीच का ब्रिजिंग गैप है कि बच्चे ने स्टडी कर लिया, मास्टर्स कर लिया, बच्चा उसके बाद कह रहा है कि मेरे पास एजुकेशन है बट मेरे पास जॉब नहीं है, जबकि शायद वो खुद ये नहीं जानते कि उनकी जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर लैक कर रही है। हो सकता है जॉब्स की कमी ना हो लेकिन स्किल की कमी हो। ठीक है, तो ये चीज जो है वो ब्रिज कर रहा है डायरेक्टरेट ऑफ तो इसी से मैं एक क्वेश्चन पे आऊंगा कि मतलब आपको क्या लगता है कि विच काइंड ऑफ स्किल स्कूल शुड अडॉप्ट which is being ignored? So actually schools are adopting all the things which is required, because there is a headmaster over the school which is Directorate of Education. Over the DOE there is a board, that is CBSE, ICSE, IGCSE, IB. These boards are deciding that how you have to deliver that particular subjective knowledge to the student. Directorate of Education कह लो या CBSE board कह लो या कोई भी board कह लो, उन्होंने एक नई चीज इंट्रोड्यूस करी है, हैंड्स ऑन लर्निंग। हैंड्स ऑन लर्निंग में क्या है, लैब्स के अंदर अपैरेटस सेटअप्स को बढ़ाया जाएगा, हर एक 2 या 3 स्टूडेंट के ग्रुप को एक एक सेटअप प्रोवाइड किया जाएगा जिसके अंदर इंडिविजुअली वो खुद उसको परफॉर्म करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले हमें नहीं मिलता था परफॉर्म करने के लिए, डेफिनेटली मिलता था, अपैरेटस लिमिटेड होता था, टाइम लिमिटेड होता था, कुछ बच्चे कर लेते थे कुछ नहीं करते थे, कहीं ना कहीं कैजुअल बिहेवियर था टीचर का भी, क्योंकि टीचर के पास सब्जेक्टिव डिलीवर करने के लिए टाइम कम होता था। अब क्या है, सब्जेक्टिव कंटेंट कम कर दिया है लेकिन उसके ऊपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड हैंड्स ऑन लर्निंग को बढ़ाया है, जिससे बच्चे के अंदर जितनी ज्यादा वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करेगा उसके अंदर उतना क्यूरियोसिटी बढ़ेगा चीजों को करने का। यही एक तरीका होता है जिससे वो मुझे लगता है कि ज्यादा और बेटर तरीके से अपने स्किल को अडेप्ट कर पाते हैं और फ्यूचर में जाकर वो अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन माई टाइम आई यूज्ड टू see the anatomical structures of the animals, of the plants, of the various micro and macroorganisms.
चाहे वो माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ हो, चाहे वो मैक्रोस्कोपिक स्टडीज़ हो। तो मुझे बायो शुरू से ही बहुत अच्छा लगता था। बायो वाज़ अ सब्जेक्ट जिसको मुझे मतलब कभी भी पढ़ने के लिए स्पेशल एफर्ट नहीं देना पड़ता था। मुझे ये लगता था कि मैं बहुत जल्दी उसको रिटेन कर लेता हूँ। बट इस चीज़ को मैं एक्सपीरियंस क्यों कर पाया? बिकॉज़ इन माय टाइम आई यूज्ड टू बी अ मॉनिटर ऑफ माय क्लास। तो मेरे को जो है वो सबसे पहला एडवांटेज मिलता था टीचर की तरफ से कि प्रशांत ये आप अपैरेटस सेट कर दो। माइक्रोस्कोप में जो है वो ये 10x पे, 5x पे, 50x पे, 100x पे आप अलग-अलग स्लाइड्स को प्लेस कर दो। माइटोसिस, मियोसिस की स्लाइड्स जो है वो यूजुअली मैं प्रिपेयर करता था और उनको बच्चों को भी दिखा रहा होता था, असिस्ट कर रहा होता था। तो मुझे ये लगता था कि शायद ये मेरे एक्सपीरियंस का वर्क हो गया है और मेरा इंटरेस्ट उसमें आना शुरू हो गया। कुछ बच्चों के साथ फिजिक्स में होता है, कुछ के साथ केमिस्ट्री में होता है या अदर सब्जेक्ट्स में भी होता है। इट डिपेंड्स अपॉन द टीचर एंड द सर्कमस्टेंसेस एज वेल कि वो आपका इंटरेस्ट किस तरीके से डेवलप कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं करियर में 5 इयर्स 10 इयर्स देने के बाद उनको लगता है कि आई एम नॉट फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब, तो वो अपनी 30 35 40 इयर्स की एज में जाकर कोई नया स्किल सीखते हैं जो उनको लगता है या रियलाइज होता है उस एज में कि यार मेरे लिए ये है। अगर आप सिर्फ मनी को सेंटर में रखकर कोई स्किल सीख रहे हो, एज बीइंग अ टीचर आई विल से यू विल डेफिनेटली गेट फेल एट अ पॉइंट। अगर आपने किसी भी चीज़ को पैसा रखकर सेंट्रलाइज किया है, आपका इंटरेस्ट कभी नहीं आएगा क्योंकि आपके दिमाग में 24 घंटे पैसे घूमेंगे। लेकिन अगर आपने इंटरेस्ट देखकर उस स्किल को सीखा है कि ये मेरा इंटरेस्ट है, प्लीज ट्रस्ट में आप उस काम को कम या छोटा होने के बावजूद भी इतनी परफेक्शन के साथ करोगे कि आप अपने आप को प्रूफ कर पाओगे। सेल्फ प्रूवमेंट है, दूसरे वैलिडेशन देते हैं नहीं देते हैं वो एक सेकेंडरी पार्ट है। आप खुद से उस चीज को प्रूफ कर पाएंगे अपने टर्म्स में कि मैंने अपना बेस्ट दे दिया, रेस्ट इज अप टू द लक एंड द गॉड। दिस इज समथिंग। तो सिलेबस को लेकर के आपके क्या व्यूज हैं? जैसे सिलेबस बच्चों को के ऊपर बर्डन ज़्यादा पड़ रहा है अभी कि कुछ चेंजेस आए हैं ऐसे? No, in my कि opinion, students are doing good and board is also doing very good. They're reducing the syllabus as per the need, as per the era. जो इस era की demand है, accordingly syllabus को slash किया जा रहा है। Unnecessary chapters जो उनको लगता है कि 11th 12th grade से पहले नहीं पढ़ने चाहिए, 9 10 से उनको remove कर दिया। जो उनको लगता है graduation से पहले पढ़ने की need नहीं है, वो 11 12 में reduce down कर दिया। As being a teacher जो मैं feel करता हूँ, बच्चों पे प्रेशर कम हो रहा है, सिलेबस कम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। बट कहीं ना कहीं जो बच्चे ब्राइट हैं एकेडमिक्स पे उनके साथ गलत हो रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं वो स्लो डाउन हो जाएंगे जब उनका प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट होगा। दे विल डेफिनेटली रियलाइज दिस थिंग कि काश ये चीज़ें और एडवांस में पढ़ ली होती तो और बेनिफिट होता। ये हमारे सब्जेक्ट्स के साथ भी है। कभी भी हमें एज अ बर्डन नहीं लेना है टेक्स्ट बुक्स को। टेक्स्ट बुक्स हमारी लाइफ का 1/4 पार्ट होना चाहिए। रेस्ट ऑफ द पार्ट में सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स पढ़ो, एक्सरसाइज करो, न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज गेन करो, कल को पैसा कमाओगे, मनी मैनेजमेंट स्किल सीखो, बहुत सारी चीज़ें हैं। व्हाट एग्जाम्स ट्रूली मेजर्स? कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं एग्जाम्स हमारी लाइफ में? एग्जाम्स एक बहुत छोटा सा पार्ट है एजुकेशन का। आप किसी की इंटेलिजेंस, किसी का स्किल सेट एग्जाम से मेजर नहीं कर सकते। एग्जाम से सिर्फ आप बच्चे की कंसिस्टेंसी देख सकते हो कि वो कितना रेगुलर टच में है, उसकी मेमोरी पावर क्या है, देख लर्निंग सकते हैं। यस, आज के बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो प्रेप ऑफ को एक प्रेप ऑफ जो प्रिपरेटरी ऑफ है उसको वो एक मतलब स्टार्टिंग स्क्रैच नॉलेज गेनिंग ऑफ मान लेते हैं और वो किसी नए टॉपिक को पढ़ना शुरू कर देते हैं। अभी बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ये गलती करेंगे। उनको लग रहा है कि 3 days 4 days का गैप है साइंस एग्जाम में, तो हम उन 4 दिन के अंदर नए टॉपिक सीख लेंगे। प्लीज ट्रस्ट मी, आप प्रेप ऑफ में कभी भी न्यू थिंग्स को लर्न नहीं कर सकते, ना सीख सकते हैं। मैं डिक्लाइन नहीं कर रहा, आप 1-2 टॉपिक्स कर सकते हो। पूरी बुक के 12 चैप्टर 13 चैप्टर्स के अंदर हर टॉपिक को आप लास्ट मोमेंट पे सीख लें, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो इन माय ओपिनियन एग्जाम्स, यूटीज, पीरियोडिक असेसमेंट्स, सबमिटिव असेसमेंट्स, फाइनल बोर्ड एग्जाम्स और व्हाटसोएवर, हर एग्जाम सिर्फ इस ड्यूरेशन पे रखा जाता है कि वो आपकी कंसिस्टेंसी को मेजर कर सके। इंटेलिजेंस का कभी भी वो प्रूफ नहीं हो सकता ऑन अ पर्टिकुलर टाइम। यस, ऑन अ पर्टिकुलर टाइम। यस हाँ। सर, पूरे साल बच्चे ने प्रिपरेशन करी, बच्चे की हेल्थ अच्छी थी, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। मान लीजिए उसके बोर्ड एग्जाम से पहले उसके घर में कोई ऐसी स्ट्रेसफुल कंडीशन हो गई, उसके फादर की जॉब चली गई, बिजनेस में लॉस हो गया, घर में कोई नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। इट डजंट मीन कि वो बच्चा जो है वो एकेडमिकली अच्छा नहीं कर रहा था। कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर एक सोशो इकोनॉमिक प्रेशर आया, मेंटल प्रेशर आया, जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाया। सो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई देयर इंटेलिजेंस ऑन द बेसिस ऑफ अ मेयर एग्जाम ओनली। कैन एआई रिप्लेस टीचर्स? Teachers can never be replaced by any of the technology because we are someone which are giving the horizons, or we are classifying the categories of the professionals all across the globe and all across the fields. Teachers are someone जो हर एक फील्ड के लिए बच्चे को तैयार कर रहे हैं। तो टीचर्स का रिप्लेसमेंट कभी नहीं हो सकता क्योंकि एआई के अंदर कभी भी इमोशंस नहीं आ सकते। जब तक चीज़ों के अंदर इमोशनल लैक रहेगा
ह्यूमन हमेशा अपने आप को इनकम्प्लीट फील करेगा, वही चाहे वो स्टूडेंट स्टडी और हो। टीचर की बॉन्डिंग बनाना बहुत ही डिफिकल्ट Yes, होता there are a lot of examples. I have faced a lot of students or the conditions or the cases in my life है। जिसके अंदर बच्चे जो है वो एक सुसाइडल अटेम्प्ट तक पहुंच चुके थे, लेकिन वो बात उनके पेरेंट्स को नहीं पता थी, बट उन चीज़ों को हमने हैंडल किया। बच्चा हमारे साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड था, तो उससे हमें पता चली चीज़ें कि भाई ये बच्चा जो है वो एक नेगेटिव थॉट पैटर्न्स में चल रहा है। उसको रिपीटेडली काउंसिल किया, समझाया, वो नेगेटिव फेस को जो वो पकड़ के बैठा था उससे उसको बाहर निकाला, तो वह आज की डेट में एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि ह्यूमन टच मिसिंग होता है। वेस्टर्नाइज कल्चर में पेरेंट्स दोनों वर्किंग है, बच्चे को टाइम नहीं दे पाते। बच्चे के पास दो ही ऑप्शंस हैं, या वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होगा या वो फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड होगा। फ्रेंड्स भी उसी की एज के हैं जो अभी लाइफ को खुद ही अच्छे तरीके से नहीं समझते। अगर उनको गलत आता होगा गलत सिखाएंगे, सही आता होगा सही सिखाएंगे। आपका बच्चा कहीं ना कहीं एक अनशेप्ड वे में जो है वो कैरियर में बढ़ रहा है। तो मुझे ये लगता है कि इमोशंस आर ऑलवेज बीन रिक्वायर्ड इन एनी ऑफ द रिलेशन। तो स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप में भी इमोशन एक बहुत बड़ा पैरामीटर है, क्योंकि इस समय पर एआई आपको क्वेश्चंस जनरेट करके दे सकता है, इनको प्रैक्टिस कर लो, नहीं हो रहे आंसर जनरेट करके दे देगा। बट बच्चे का मेंटल प्रेशर लेवल आइडेंटिफाई करना, बच्चे को इमोशनली आइडेंटिफाई करना, इमोशनल स्ट्रेस को समझना, उसको कोप अप करना, उसको मोटिवेट करना, ये एआई नहीं कर सकता। ठीक है, तो आई एम नॉट फाइंडिंग द नेगेटिव्स ऑफ द एआई, देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव्स ऑफ द एआई। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए कोई आप प्रैक्टिकल एडवाइस अगर आप देना चाहें? सर, किसी भी स्ट्रेसफुल एक्टिविटी को जिसको आप सफ़र करने वाले हैं और आपको पता है कि एक स्ट्रेसफुल टाइम आ रहा है हमारे लिए, तो बेटर होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को काम रखें, कंपोज रखें, मेडिटेट करें, अच्छी डाइट खाएं, न्यूट्रिशन अच्छा लें, हो सके तो जंक्स अवॉइड करें। ये हो गया हेल्थ के पर्सपेक्टिव से। बाकी यस, एकेडमिक प्रेशर में मैं यही कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने स्टडीज़ को देना है, प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर्स आप सॉल्व करें। जितना आप चीज़ें पढ़ चुके हैं उसमें परफेक्शन लाने की कोशिश कीजिएगा जितना टाइम कम रह जाए। नए टॉपिक्स को स्टडी करना, नए टॉपिक्स को समझना, उसकी डेप्थ में जाना, ये कम, और स्ट्रेटेजिकली आपको स्टडी करना है। अपने पेपर के ब्लूप्रिंट को देखो, अपने जो भी चैप्टर्स हैं उनकी वेटेजेस को देखो, अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करो, यू विल डेफिनेटली स्कोर द गुड मार्क्स। ओके, स्पेशली एबल्ड को भी अब हमारे साथ ही स्कूल्स में पढ़ने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है गवर्नमेंट ने। यस, तो उस चीज़ को लेकर के या उस चीज़ से डील करने के लिए क्या स्ट्रेटेजीज टीचर्स को? देखिए, जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन है हमारी नज़रों में वो अलग है और उनकी नज़रों में हम अलग हैं। वो भी हमारे जैसे ही ह्यूमंस हैं, बस ये है कि उनकी डिसीजन मेकिंग एफिशिएंसी हमारी डिसीजन मेकिंग एफिशिएंसी थोड़ा सा वेरी करता है। आई हैव सीन इन माय स्कूल टीचिंग करियर देयर आर लॉट ऑफ स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन जिनका एकेडमिक्स बहुत स्ट्रांग है, इमेंसली स्ट्रांग है। सिर्फ वो इंट्रोवर्ट है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि वो कर पा रहे हैं जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है वो सोच नहीं पा रहा है या कर नहीं पा रहा। हाँ, उसको डील करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिलैक्सेशंस दिए हैं, बोर्ड्स ने बहुत सारे रिलैक्सेशंस दिए हैं, जैसे टफ सब्जेक्ट्स को रिप्लेस करके डिपेंडिंग अपॉन देयर डिसेबिलिटी वो मैथ्स को साइंस को हटाकर वोकेशनल सब्जेक्ट्स ऐड कर देते हैं, या इस तरीके के सब्जेक्ट्स ऐड कर देते हैं जो उनकी आगे की फर्दर स्टडीज़ को एंड लाइफ को थोड़ा सा बेटर एंड ईजी बना देता है। बाकी स्कूल में स्पेशल एजुकेटर्स भी हैं जो उस तरीके के बच्चों को जो है वो टीच करते हैं और रिस्पेक्टिव टू देयर सब्जेक्ट उनको हमेशा सपोर्ट करते हैं, वेदर इन द स्कूल और आफ्टर द स्कूल एज वेल, जो कि मैंने पर्सनली हमेशा देखा है और ऑब्जर्व किया है। तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट उन चीज़ों को हमेशा से कंसिडरेशन में लेकर चल रही है, बिकॉज दे आर हैविंग अ ग्रुप ऑफ स्पेशलिस्ट ओवर देयर, डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट्स, जो हमेशा इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, शायद हमसे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल पे। तो वो एक नॉर्मल चीज़ है, दैट्स नॉट थिंग टू बी डिस्कस। If you could change one thing in our education system, what would it be? सबसे पहली चीज़ जो मैं अपने एजुकेशन सिस्टम से शायद रिमूव करना चाहूँगा, गवर्नमेंट उसकी तरफ बढ़ भी रही है, बच्चे के ऊपर सब्जेक्टिव प्रेशर कम और हैंड्स ऑन लर्निंग, एक्सपेरिमेंटेशन ज़्यादा। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्किल होगा उतना ही ज़्यादा वो लाइफ को पुश करने में, अपने प्रोफेशनल कैरियर में आगे बढ़ने में हेल्पफुल होगा। आप डेवलप्ड कंट्रीज़ का एग्जांपल ले लो, इफ़ यू आर जस्ट अ ग्रेजुएटेड वन, इफ़ यू आर जस्ट अ ग्रेजुएटेड पर्सन बट आपका स्किल सेट बहुत स्ट्रॉन्ग है, डेफिनेटली एंड ईजिली विल बी गेटिंग अ जॉब। बट इंडिया में हम देखते हैं कि PhD, पोस्ट डॉक, मास्टर्स, but still at some point of their life they are jobless because they are not having
इसके तो एग्जाम्स आने वाले हैं, तो बच्चे प्रिपरेशन किस तरीके से करें? every day you have to assess major aspects whether I have covered this or not. मैं चैप्टर बाय चैप्टर, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, सब टॉपिक बाय सब टॉपिक उठाएं, पूरा पूरा थ्योरी पर ना जाएं. जैसे मैं आपको एक बड़ी कॉमन सी प्रैक्टिस बताता हूँ. अभी मेरे पास लास्ट वीक एक बच्चा आया, उसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, डायब्रेट क्रॉसिंग जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं, उसमें डाउट था. उसकी शुरुआत कैसे होती है? वो बच्चा मेरे पास आता है, वो कहता है कि सर मेरे को हेरिडिटी पढ़ना है. मैंने कहा आर यू श्योर? यू हैव टू स्टडी द कंप्लीट हेरिडिटी चैप्टर. You have studied this thing at least twice and 3-4 times we have done with the revisions as well. कहता हाँ जी मेरे को हेरिडिटी पढ़ना है, आप पढ़ा दो. मैंने उसका क्लास स्टार्ट किया एज नॉर्मल. तो मैंने क्या नोटिस किया, मैं जब उसको हेरिडिटी पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जब मैं ग्रेगर जॉन मेंडल को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, पहले ही आंसर दे रहा है. मेंडलिज्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, पहले ही आंसर दे रहा है. व्हाई ही सिलेक्टेड द गार्डन पी प्लांट, पहले ही आंसर दे रहा है. मैंने कहा यू नो अबाउट दिस चैप्टर. सो व्हाट आई डिड, मैंने बुलेट पॉइंट्स में सिर्फ उस चैप्टर की हेडिंग्स लिख ली. मेंडलिज्म, एक्वायर्ड इनहेरिटेड ट्रेट्स, मेंडलिज्म में फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, डोमिनेंस, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स. तो उसने कहा सेक्स डिटर्मिनेशन तो आता है, सेग्रीगेशन भी मैं कर लेता हूँ, डोमिनेंस भी मैं कर लेता हूँ. तो मैंने क्या किया, उसको क्रॉस कनेक्ट कर दिया. मैंने कहा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन करके दिखा. उसने पूरा कर दिया वो. मैंने कहा अब तेरे को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? उसने खुद ही बोला सेग्रीगेशन में प्रॉब्लम नहीं है, डोमिनेंस में प्रॉब्लम नहीं है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में प्रॉब्लम है. मैंने कहा तुम्हें एक टॉपिक में प्रॉब्लम थी, बट व्हेन यू स्टार्टेड तुम्हें पूरे चैप्टर में प्रॉब्लम थी. दैट्स व्हाई मैं हर बच्चे को कहूँगा इक्की गई, डू रीड दैट बुक आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम्स. इक्की गई पढ़ लो उसको, वे ऑफ लिविंग चेंज हो जाएगा आपका. सबसे पहले स्टडी करते टाइम पूरे सब्जेक्टिव कंटेंट के थ्रू बार बार गो थ्रू मत करो. टीचर ने पढ़ाया, आपने टेक्स्ट बुक को 2 बार पढ़ लिया, हो गया. अब आपने बार बार सिर्फ और सिर्फ सब टॉपिक्स एंड सब हेडिंग्स को लिख के ये असेस करना है कि ये मुझे आता है या नहीं आता है. दिस इज हाउ द पीपल आर एबल टू रिमेंबर दिस मच ऑफ कंटेंट इन देयर हेड. क्योंकि वो हर चीज के बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन या एक्सप्रेशन पे नहीं जाते. वो क्या करते हैं, सिर्फ हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स को रिमेंबर करके रखते हैं, एंड सून दे रियलाइज कि उनको उसके बारे में आता है, पता है उसके बारे में. सो दिस इज द ओनली वे. ऐसा ही बोर्ड एग्जाम्स में भी होगा. आप 30 चैप्टर वर्ड बाय वर्ड कभी भी लर्न नहीं कर सकते. देयर इज नो वे टू डू दैट. मतलब हमने जो भी स्टडी का एक प्लान बनाना है, उसे हम अपने एक बड़े गोल को छोटे गोल्स में डिवाइड कर लें. Yes, exactly. और फिर वन बाय वन करके Yes, उसे. this is same as the physical, exercises as well. You cannot run for the 50 kilometers in a day. You cannot even run for a 1 kilometer continuously for a first day when you are starting the exercises. आपने कई बार देखा होगा जो कि पेरेंट्स कुछ ऐसे होते हैं कि हमारे बच्चे के मार्क्स 89% क्यों है, 90 क्यों नहीं है, या 99% क्यों है, 1% कहाँ कट गया. देखिए ये कुछ भी नहीं होगा. अल्टीमेटली ये एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, साइकोलॉजिकल प्रेशर है. हर बच्चे की, हर ह्यूमन की, हर लिविंग बीइंग की एक कैपेसिटी है, इंटरेस्ट है, एंड देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स. आप उस वेसल को कितना बड़ा कर रहे हो रिटेन करने के लिए. सर आपने एक चीज सुनी होगी एंड ऑब्जर्व भी करी होगी, आप में से काफी बड़े हैं एज में. इंसान के लिए कोई भी प्रेशर तब तक बड़ा है जब तक उससे बड़ा स्ट्रेस उसकी लाइफ में नहीं आ जाता. मुझे लग रहा है शायद आज मेरे लिए ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड लग रही है, ये एक बहुत बड़ा प्रेशर है मेरे लिए. लेकिन अगर मेरी लाइफ में जस्ट नेक्स्ट टू इट कोई बड़ा स्ट्रेस आ गया, तो मैं भूल जाऊंगा कि मुझे अभी थोड़ी देर पहले ठंड लग रही थी. और अगर उससे बड़ा कुछ आ गया तो मुझे ये भूल जाऊंगा कि वो प्रेशर मेरी लाइफ में था. तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, हम बच्चे को लिमिटाइज करते हैं ऐसे करके. अगर आप ऐसी पेरेंटिंग कर रहे हैं तो इन माई टर्म्स यू आर रॉन्ग. ठीक है, शायद मैं अभी पेरेंट नहीं हूँ तो मैं उस इमोशन को वैसे नहीं समझ पा रहा हूँ, बट अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपके ऊपर पैसे खर्च रहा हूँ और आप पढ़ नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं मैं एज एन इन्वेस्टमेंट लेकर चल रहा हूँ उस चीज को. यानी मेरा बच्चा मेरे लिए रिटर्न लाके देना है मेरे को. बीइंग नहीं है, ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो मेरे लिए एक एसेट हो गया. एसेट. और हम एक लिविंग बीइंग को एसेट नहीं मान सकते. दूसरी बात, अगर हम उसको बार बार वो 89 90 89 90 वाली परसेंटेज पे कैलकुलेट करते रहेंगे, बच्चे का सारा फोकस मार्क्स लाने पे चला जाएगा बजाय सीखने के. 3 इडियट्स देखो, जिसका माइंड फ्री था उसने बहुत कुछ अचीव किया, जिसका माइंड कंस्ट्रक्टेड था वो आटे दाल के भाव में ही रह गया, है ना. तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारी सोसाइटी में. लेकिन हमें इवॉल्व करना है. सोशलाइज रिवोल्यूशन बहुत जरूरी है. स्टडी को सिर्फ मार्क्स तक रिस्ट्रिक्ट मत करो. यस इट्स ट्रू, कहीं पे भी सीट आपको सिक्योर करना है, परसेंटाइल सिक्योर करना है, आपको सक्सेसफुली किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, मार्क्स मैटर. बट प्लीज ट्रस्ट मी, अगर बच्चे का स्किल एंड एकेडमिक्स स्ट्रांग होगा, इंटरेस्ट होगा उसका स्ट्रांग, मार्क्स लाने से उसको कोई नहीं रोक सकता.
लेकिन अगर कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, उसका स्किल ही क्लियर नहीं है, और वो हमेशा एक अंडरलाइंग प्रेशर में है कि अगर मैं 95% मार्क्स नहीं लाया तो फादर विल बी स्कॉल्डिंग मी, अगर मैं 95% मार्क्स नहीं लाया मदर विल बी बीटिंग मी, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों को प्रेशर में ले जाता है और बच्चे जो है उसका ग्राफ हमेशा नेगेटिव जाना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके की पेरेंटिंग से हो सके तो बचें, और बच्चे को एक एसेट या एक नॉन लिविंग थिंग की तरह ऑब्जेक्टिफाई ना करें। आई थिंक बच्चों को भी ये सोचना चाहिए कि उनको अपना कंपैरिजन किसी और के साथ नहीं करना है। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, डेफिनेटली। एज बीइंग अ ह्यूमन, ये सिर्फ एजुकेशन में ही नहीं है, हर चीज़ में है। वी शुड नेवर एवर कंपेयर आवरसेल्फ विद एनी अदर। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप खुद को इंसल्ट कर रहे हैं। सर रतन टाटा सर हमेशा से आइडियल रहे हैं मेरे, वो हमेशा कहते थे अगर आप दूसरों से खुद को कंपेयर करोगे तो आपने अपनी लिमिट्स सेट कर दिया उसके बराबर। हो सकता है आपकी लिमिट्स उससे बहुत ज़्यादा हो, तो आपको कंपेयर नहीं करना है। कंपैरिजन करने से कहीं ना कहीं आप अपने रियल इनर वर्ल्ड को कभी भी एक्सप्लोर नहीं कर सकते। आपके अंदर हो सकता है कैपेबिलिटीज बहुत ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू द अदर्स, लेकिन वो कंपैरिजन से कहीं ना कहीं जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाती है। और बोर्ड एग्जाम्स में अगर ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं बच्चे तो उन्हें किसी न किसी से ये बात करनी चाहिए, अपने मन में सब कुछ नहीं रखना चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ वेज टू रिलीज द स्ट्रेस। आपके पास हमेशा एक से दो ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए जो एक भगवान या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, कि आप सिर्फ उनसे बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं और वो सुन रहे हैं। कई बार क्या होता है लाइफ में, हमें किसी के सजेशन की जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ कुछ एक्सप्रेस करना है, बोलना है, और हम चाहते हैं कि कोई हमें सुन ले। आंसर्स एंड सोल्यूशन आपके पास खुद है, बस आपको ये लगता है एक वैलिडेशन मिल जाए। अगेन वो वैलिडेशन वाला पॉइंट गलत है, वैलिडेशन आप खुद उसको रिजॉल्व करें। बट ठीक है, अगर आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड से बात करें। कोई हॉबी बहुत अच्छी होगी, आप नॉवेल्स पढ़ लें, वॉक कर लें, एक्सरसाइज कर लें, या अगर आप म्यूजिक का शौक रखते हैं कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लें। ब्रेक ज़रूरी है। अगर मैं कहूँ कि टीचिंग इज़ माई पैशन एंड आई कैन डू दिस फॉर द 30 ईयर्स, प्लीज़ ट्रस्ट मी, मैं साल में 3 से 4 रोड ट्रिप्स पे जाता हूँ, जिसमें से 2 से 3 रोड ट्रिप्स मेरे सोलो होते हैं, जिसमें सिर्फ मैं खुद से बातें करता हूँ। मुझे कोई म्यूज़िक नहीं चाहिए, मुझे फ्रेंड्स नहीं चाहिए, ना मुझे फैमिली भी चाहिए। उस समय पर सिर्फ मैं, मेरे थॉट्स, मेरे इमोशंस। अब मैं पॉजिटिवली एड्रेस कर रहा हूँ, नेगेटिवली एड्रेस कर रहा हूँ, वो मुझे खुद ही फील करना है। एंड ट्रस्ट मी, व्हेन यू आर इनटू दैट स्टेट ना, कि आप अकेले रहना सीख जाते हो, प्लीज ट्रस्ट मी, वो एक बहुत ही स्टेबल फेज होता है आपकी लाइफ का। उसमें फिर आपकी कभी भी फाउंडेशन जो है वो हिलेगी नहीं। तो ये जो आप स्ट्रेस फील कर रहे हो ना एग्जाम का, वो भी इसलिए कि कहीं ना कहीं आपने अपने थॉट्स को डिपेंडेंट किया हुआ है कि कोई आए और मुझे अच्छा फील करवाए। तो कोशिश कीजिए कि बाउंड्रीज सेट कीजिए और अपने इमोशनल बाउंड्री के बाहर नहीं जाना है। फ्रेंड्स बनाओ, बहुत सारे बनाओ, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि उनके होने ना होने से आप अच्छा या बुरा फील करें। आपका जो इमोशन है वो हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए, जितना हो सके 90-95% तक वो अनअफेक्टेड होना चाहिए। अगर आप उस लूप में फंस गए ना, कि वो आ रहे हैं तो डोपामाइन सीक्रेट हो रहा है और वो जा रहे हैं तो कॉर्टिसोल बढ़ जा रहा है, तो आप एक लूप में फंस चुके हो। फिर उससे निकलते निकलते आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। कैरियर और एकेडमिक्स का स्ट्रगल अलग चला गया, वो वाला स्ट्रगल अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये चीज़ हो जाती है थोड़ी सी। थैंक यू। तो आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है? और थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर सच काइंड एंड हॉनेस्ट थॉट्स विद अस। बाकी मैं बच्चों को बोर्ड एग्जाम्स के लिए यही समझाना चाहूँगा, नेवरदलेस अभी भी टाइम बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं है, आपके पास एम्पल टाइम है। 15 डेज है, 5-6 सब्जेक्ट्स हैं, 2-3 दिन का आपको प्रेप ऑफ मिलेगा, और 2-3 दिन अभी भी आप एक एक सब्जेक्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं कवर अप करने में, और चीज़ें आप ईजी तरीके से जो है वो फिनिश कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इम्पॉसिबल जैसा कुछ भी है। तो अपनी चीज़ों को पॉइंट्स मार्कर करें, कौन कौन से टॉपिक्स आपको टीचर के साथ समझने हैं वो आइडेंटिफाई करें। आपके टीचर्स जो हैं वो इस टाइम पे सुपर ऑक्यूपाइड है, ठीक है? आपने उनके पास जाना है डाउट्स लेके, तो ये नहीं होना चाहिए आपने 2 डाउट्स पूछे और 1 घंटे की क्लास रखवा ली आपने। आपके पास एक पूरा लिस्ट होना चाहिए डाउट्स का, कि एटलीस्ट वो 1 से 2 घंटा अगर आपके लिए स्पेयर कर रहे हैं, तो वो उस टाइम को वो भी यूटिलाइज़ कर पाएँ और आप भी कर पाएँ। अदरवाइज़ क्या होगा, टीचर देखेगा इसके बाद डाउट 4 होते हैं, ये मेरा 2 घंटे खराब करता है, अब इसको 2-3 दिन टाइम नहीं देना है। ऐसी साइकोलॉजी आ जाती है कई बार माइंड में, क्योंकि टीचर भी इस समय पे बहुत सारे बच्चों के साथ ऑक्यूपाइड है। और वो कई बार होता है कि कुछ स्टूडेंट्स के केसेस में वो नहीं चाहते हैं कि मतलब बच्चों को ग्रुप में टीच किया जाए। कुछ स्टूडेंट्स को स्पेशल अटेंशन की नीड होती है, तो वो आपके लिए सेपरेट टाइम तभी स्पेयर करेंगे जब आपके पास इनफ डाउट्स एक्यूमुलेटेड होंगे। तो वो एक्यूमुलेटेड डाउट्स निकालने का तरीका वही है जो मैंने आपको बताया। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स टू ऑल आवर ऑडियंस। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर।
हम अब नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। मैं एक नई पर्सनैलिटी के साथ आप सबके साथ मिलूँगा। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू।